हेलो। नमस्ते दीदी। हाँ, नमस्ते भैया। हाँ, आवाज आ रही है भैया अच्छे से? हाँ दीदी, बस थोड़ी सी ना क्लियर नहीं आ रही। सभी को नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। अभी ठीक है? आवाज कैसी है जी? नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते। समस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। हाँ सुचित्रा बहन जी बोलिए। हाँ हेलो। पीछे ना जैसे हवा चल रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। अच्छा, एक मिनट। अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, अभी एकदम बढ़िया है। अभी ठीक आ रहा है पूनम बहन जी? हाँ एकदम ठीक आ रहा है सुचित्रा बहन जी। ठीक है। ईयरफोन लगाने से ठीक होता है इसका मतलब। ठीक है, तो बढ़िया। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अ, अभी सब कौन से आप करोगे स्टार्ट कि करूं? करिए ना, आप स्टार्ट करिए। ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि अचल भाई ने बहुत अच्छा किया कि पेंडिंग क्वेश्चन डाल दिए हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए। तो मैं इसे देख ही रही थी कौन कौन से क्वेश्चन पेंडिंग है। तो आप सभी को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि वही बिफोर टाइम में क्वेश्चन आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अपन उसको कलेक्ट करके रखे रहेंगे वन बाय वन, फिर अपन उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। आप सब बहुत अच्छे से जिज्ञासा कर रहे हैं, और पूनम बहन जी अभी तक आप लोग का बहुत बढ़िया से आंसर कर ही रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो अ, मैं देखती हूँ ट्राई करके कि आप लोग को संतुष्ट कर पाऊँ, कोशिश करती हूँ। तो इसमें मैं सोच रही थी कि एक क्वेश्चन था एक भाई जी का, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। तो मैं सोची थी कि इसको व्हाट्सएप में डाल दूंगी। तो एक बार वो क्वेश्चन से ले लेते, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लगा था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। तो कौन से भैया क्वेश्चन था, वो भैया होंगे क्या? जी दीदी, वो कौशल भैया का था, पर वो शायद अभी ज्वाइन किए नहीं है। अच्छा, तो वो ज्वाइन करेंगे तब कर लेंगे कि कर लें। क्या और भी किसी का क्वेश्चन है कि आगे बढ़ते हैं फिर? ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आज के जो क्वेश्चन और हैं इसमें से ले लेते हैं। पेज नंबर 24 में दीदी का क्वेश्चन था। हाँ, दीदी का क्वेश्चन था पेज नंबर 24 में। एक बार अपन उसको रिपीट पढ़ लेते हैं। चक्कू भैया के नाम से आया था ये क्वेश्चन, तो शायद अच्छा। करण भैया ने या कमलेश भैया ने भेजा है। तो कमलेश हम्म, भैया का क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, कमलेश भी रिपीट कर दीजिए। हाँ भैया, ये क्वेश्चन है मेरा। सही में हर मानव एक है, गलती में अनेक। इसके लिए हर मानव में समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी। ऐसी चीज जो सही में धारक वाहक बन सके, वह चीज मुझे समझ में आया, हम्म, वह जीवन है। इस बात को ठीक थोड़ा है। सा क्लियर, थोड़ा सा वो करना था। अच्छा, ठीक है। वैसे तो क्लियर लग ही रहा है। तो इसको आगे भी पढ़ेंगे तो अपन को आगे और भी क्लियर होता है इसको। अभी कंप्लीट को पढ़ने से भी कभी कभी आगे आंसर रहता है। तो ये सही में हर मानव एक है, गलती में अनेक। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले भी शायद चर्चा हुई है
कि अगर हम सही होते हैं तो सभी मानव वैसे ही सही में एक होते हैं। जैसे कि मैं सुख चाहता हूँ तो सभी मानव सुख ही चाहते हैं। अगर कोई मैं गलती करता हूँ, जरूरी नहीं कि वैसी गलती हर मानव उसी प्रकार की गलती करे, है ना। सभी अलग अलग प्रकार की गलतियां सबसे होती ही रहती हैं। तो गलती में हम हर मानव अलग अनेक हैं भी। हर मानव की गलतियां अनेक प्रकार की हैं। तो सही में एक कैसे होंगे, जब हम जीवन को समझेंगे, है ना। सबका जीना कैसा होगा, समाधान समृद्धि अवैसा अस्तित्व पूर्वक। तो सही में फिर हम सभी एक ही हो जाएंगे। अभी हमारा सही में जीना है नहीं, तो हम सब अनेक मानव दिखते हैं, है ना। समुदाय भी दिखता है, अनेक समुदाय दिखते हैं, अनेक ग्रुप दिखता है। एक ही परिवार में कई तरह के लोग दिखते हैं, है ना। तो सही में एक कब होंगे, जब हमारा सबका जीना एक जैसे होगा, हमारे लक्ष्य सबका एक होगा। तो जीवन का लक्ष्य एक होगा, तो सही में सबका जीवन का लक्ष्य एक ही होगा। जीवन का लक्ष्य क्या है, समाधान समृद्धि अवैसा अस्तित्व। तो हम सब समाधानित रहेंगे, तो एक दूसरे को सब वैसे ही लगेंगे, अलग अलग लगेंगे नहीं। अभी होता यही है कि मैं अपने को सही मान लेता हूँ। किस आधार पे सही मानता हूँ, समझदारी तो है नहीं अभी हमारी। तो हम इस तरह से सभी अपने को सही मानते हैं। जब मैं सही मानता हूँ तो सामने वाला भी सही ही मानता होगा ना अपने को। तो हम क्या करते हैं, अपना सही को सही मानते हैं, सामने वालों को अपना सही नहीं मानते। तो ऐसा होता ही है परिवार में। तो हम किसको करते, सभी का अपना अपना बाजा बजते रहता है कि मैं सही हूँ, मेरी सुनो। वो सोचता है मैं सही हूँ, मेरी सुनो। इस तरह से हम एक ही परिवार में अनेक हो जाते हैं। तो इस जैसे कि 2 और 2, जैसे गणित का बोलते हैं कि 2 और 2 4, ये सही में एक है। सभी मानव जब सही करेंगे तो एक ही आंसर है। लेकिन गलतियां किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि गलती में तो अनेक हो सकते हैं, पर सही में सभी एक होते हैं। इस बात को बाबा जी लिखे हैं कि इसलिए हर मानव में समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी। तो मैं भी सम्मान चाहता हूँ, तो सामने वाला भी सम्मान ही चाहता होगा, है ना। मैं सुखी पूर्वक जीना चाहता हूँ, तो सामने वाला भी सुखी पूर्वक जीना चाहेगा, है ना। मैं स्नेह ममता सब प्यार चाहता हूँ, वो भी स्नेह ममता प्यार चाहता होगा, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सभी मानव वही चाहते हैं जो मेरी चाहना में है। इस तरह से बाबा जी को लिखे हुए हैं कि ऐसी आवश्यकता थी, अभी इसकी अभी ऐसी धरती में ऐसा था नहीं। तो ऐसी चीज जो सही का धारक वाहक बन सके, वो क्या चीज है। तो जीवन बाबा जी जब पहचाने तो लगा कि समाधान पूर्वक जीता हुआ जीवन ही है जो इसका धारक वाहक बन सकता है। तो जीवन जब समझदारी के साथ जीता है, तब हर जगह समाधान को प्रस्तुत करता है, और समाधान के साथ हर व्यक्ति सुखी होता है। इस बात को लिखे है। ठीक है भैया। आगे प्रश्न ले भैया, अगर कुछ और पूछना हो तो। हाँ हाँ दीदी, बढ़िया। ठीक है। और दूसरा एक इसमें हाँ इसमें मैं कुछ जोड़ूं सुचित्रा बहन जी? हाँ बिल्कुल जोड़िए। हाँ, सुचित्रा दीदी ने बहुत व्यवहारिक तौर पर इसको बताया है कि जो सही में कैसे जिएंगे और वर्तमान में हम गलती में कैसे जी रहे हैं। इसमें जो एक मुख्य शब्द है कि सही में हर मानव एक है, गलती में अनेक। इसके लिए हर मानव में समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी, है ना। ये जो समानता शब्द है, ये इस वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसी चीज जो सही का धारक वाहक बन सके, वह चीज मुझे समझ में आया, वह जीवन है। तो जब तक जीवन ज्ञान नहीं होता है, तब तक गलतियां ही दिखती हैं, गलतियां ही होती हैं। तो जीवन एक ऐसी वस्तु का अध्ययन होने से मानव में समानता की कोई चीज है, वो समझ में आती है। जब तक जीवन ज्ञान नहीं हुआ है, मनुष्य असमान है। रूप, रंग, जाति, धर्म, भाषा सभी से वो अलग दिखेगा ही और दिखता ही है। तो अगर सही में एक ये हमको देखना है, तो समानता की उस वस्तु को पहचानना पड़ेगा, मतलब जीवन ज्ञान। तो समानता की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो वो है मानव में सुख धर्म सहज समानता। तो हर मानव, जो अभी सुचित्रा दीदी बताई कि हर मनुष्य का धर्म एक है,
ये हर मनुष्य में समानता है। ये समानता को पहचानने से हर मनुष्य सही में एक ही दिखता है। दूसरा क्या है? मन स्वस्थता सहज समानता। हर मनुष्य मन का स्वस्थता ही चाहता है, मेरा मन खुश रहे, है ना? इस रूप में भी समानता। तीसरा है कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, सह समानता। तो हर मनुष्य में अगर जीवन को देखते हैं तो समानता दिखती है। किस किस रूप में? सुख रूप में, मन स्वस्थता के रूप में, कल्पनाशीलता के रूप में और कर्म स्वतंत्रता के रूप में। कल्पनाशीलता का क्या मतलब है? हर मनुष्य क्रिएटिव है। मन में बनने वाले आकार को साकार हर मनुष्य करना चाहता है। दूसरा कर्म स्वतंत्रता, हर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। तो ये तीन समानता के बिंदु समझने से तब हम मनुष्य को मनुष्य रूप में देख पाएंगे और हम एक समानता के बिंदु तक पहुंच सकते हैं। बढ़िया, खूब अच्छा। बढ़िया दीदी, बढ़िया। हम्म, बढ़िया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था भैया? ये था क्या? समाधान पाने के लिए चेतना चेतना विकास, किसका क्वेश्चन था ये? समाधान पाने के लिए चेतना विकास, मानव चेतना पूर्वक जी दीदी, मूल्य ये बीच मूल्यांकन। में चक्कू भैया के नंबर से आया था ये वाला। हाँ, 25 पेज पे 25 में है क्या? हेलो। हाँ, हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन ये था, समाधान पाने के लिए चेतना विकास, मानव चेतना पूर्वक मूल्य और मूल्यांकन, ये जो लाइन है मूल्य और मूल्यांकन, उसको समझना था। तो ये मूल्य और मूल्यांकन सब एक जैसा दिख रहा है, पर विभाजन नहीं कर पा रहे थे। और विधि से व्यवस्था का समीकरण करने वाली पद्धति को हमें विकसित कर, ये मूल्य और मूल्यांकन अगर क्लियर हो जाए तो ऐसा लगता है कि ये लाइन क्लियर हो जाए। अच्छा, तो आप इसमें मूल्य और मूल्यांकन को समझाते हैं। तो अभी इसमें मूल्य मूल्य को तो आप पहचानते हैं कि हमारे बाबा जी ने कितने मूल्य बताए हैं। समाधान पाने के लिए चेतना विकास, मानव चेतना के लिए मूल्य मूल्यांकन विधि से व्यवस्था का समीकरण पाने की पद्धति। तो अभी क्या है कि हम चेतना का विकास चाहते हैं, तो चेतना का विकास कैसे होगा? मूल्य और मूल्यांकन विधि से। तो मूल्य और मूल्यांकन क्या है कि अभी हम मूल्य को पहचानते ही नहीं है, तो जागृति क्रम में हमको मूल्यों की पहचान होती है। मूल्यों की पहचान, मूल्यों की कैसे पहचान होगी? हम सभी की पहचान क्या है कि हम बहुत मूल्यवान तो हैं, और क्या चीज ऐसी हमारे में जिससे हम अपने मूल्य को देख पाते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं कि शिष्ट मूल्य से ही हम एक दूसरे को समझते हैं। तो इस मूल्य है कितने? तो हमारे 9 मूल्य है, स्थापित मूल्य और 9 मूल्य जो है शिष्ट मूल्य। तो इसको आप आगे आगे आप लोग डिटेल पढ़ोगे। तो मूल्यांकन क्या है कि परस्पर हम, इसका परिभाषा है विश्वास पूर्वक परस्पर मूल्यों का पहचान, प्रयोजनों के अर्थ में आवश्यकता की सार्थकता। तो हम विश्वास पूर्वक ही मूल्यों का पहचान कैसे कर पाते हैं हम? कि जब तक हमको प्रयोजन पता नहीं है, जीने का प्रयोजन ही पता नहीं है हम, तो कैसे हम मूल्यांकन करेंगे? तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको कि अभी हम मूल्यांकन कहाँ करते हैं? अभी तो हम दूसरे की गलतियां निकालते हैं। मूल्यों का मूल्यांकन मतलब मूल्य का ही हमको अंकन करना है। मूल्य को ये समझना है कि उसके भाव को देखना है, अपन भाव को देखते ही नहीं है। तो इस तरह से हम एक दूसरे को हम कैसे बने, दूसरे की पूर्णता के अर्थ के लिए बने हुए हैं। तो पूर्णता के लिए हम योजना बनाते हैं, पूर्णता के लिए हम कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे को देखते ही नहीं है। तो मूल्य और मूल्यांकन विधि से ही हम व्यवस्था बना सकते हैं। जैसे मान लो परिवार एक छोटी सी व्यवस्था है, मेरा एग्जाम्पल सबसे व्यवहारिक ही होता है। तो परिवार एक छोटी सी व्यवस्था है, उसमें अगर हम देखेंगे तो हम कैसे जीते हैं
तो मूल्य और मूल्यांकन की विधि से जीते हैं, तभी वो परिवार व्यवस्था हमको खूबसूरत दिखाई पड़ती है। लेकिन हम मूल्य का मूल्यांकन नहीं करते, हम जो किसके ज़रिए करते हैं कि हम इस अवस्था में क्या करते हैं हम कि उनकी गलतियों को देखते रहते हैं, तो गलतियों का ही हम सोचते हैं, समीक्षा करते रहते हैं पूरे समय। तो इस तरह से हम किसी चीज़ को, किसी पद्धति को विकसित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसमें लिखा है कि मूल्य और मूल्यांकन विधि से ही हम व्यवस्था का समीकरण कर सकते हैं। बाकी दोनों बहन जी इसको अच्छे से कर सकते हो आप। नहीं, बहुत सुंदर सुचित्रा बहन जी। आपका जो पूरा जीना है ना वो मतलब आपका जीने से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। आप जो संबंधों पर और भावों पर और कौन कितना कर पा रहा है इस पर विशेष रूप से आपके जीने में आप प्रमाण हो उस जगह पे। तो बहुत सुंदर आप समझाए। कुछ जगह मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है क्या? नहीं, ठीक, एकदम ठीक आ रही है। अच्छा, तो कुछ जगह मुझे लग रहा है कि इस पर ध्यान दिलाने की एक बात है। एक तो आप सभी इतनी सुंदर प्रश्न और इतनी सुंदर जिज्ञासाएं आ रही हैं, बिल्कुल जीने से जुड़े सभी के प्रश्न हैं, इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर ये पूरी लाइन को देखें, इतनी सुंदर लाइन है सुचित्रा बहन जी। देखिए, आज हर मनुष्य को यही नहीं आता है कि व्यवस्था का समीकरण मैं कैसे करूं, क्या चीज को व्यवस्था में केंद्र करके पहचानूं ये व्यवस्था सही चल रही है। और ये लाइन में बाबा जी उसी चीज को मेन फोकस करें। तो इसको अच्छे से पढ़िए। समाधान पाने के लिए, है ना, अब हम सभी को समाधान चाहिए, तो समाधान पाने के लिए चेतना विकास, है ना। चेतना विकास का क्या मतलब है? चेतना मतलब व्यापक वस्तु को चेतना कहते हैं। तो हम पिछली बार भी पढ़े हैं कि व्यापक वस्तु और मैं साथ साथ हैं। मेरा और व्यापक वस्तु का सह अस्तित्व सबसे पहले समझ में आता है। तो समाधान पाने के लिए चेतना विकास, तो जब ये सह अस्तित्व समझ में आता है तो क्या होता है, हम जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो जाते हैं। उसी को आगे लिखा है, समाधान पाने के लिए चेतना विकास, मानव चेतना पूर्वक। तो ये मूल्य और मूल्यांकन की विधि ये मानव चेतना की स्थिति है। जीव चेतना में मूल्य को चाह सकता है, भास सकता है, पर उसकी योग्यता नहीं है कि वो मूल्य को मूल्यांकन कर पाए। तो मूल्य मतलब क्या है, जो दीदी ने अभी बहुत सुंदर व्यवहारिक रूप में बताया, प्रत्येक इकाई में निहित मौलिकता ही मूल्य है। तो हर इकाई में उसमें निहित क्या चीज है जो उससे अलग नहीं कर सकते, वो है उसका आचरण। हम मिट्टी को देखते हैं, पत्थर को देखते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, हम घर को देखते हैं, उसमें क्या चीज निहित है, उसका क्या आचरण है ना। मेरी दृष्टि से के अनुसार सृष्टि नहीं होने वाली, सृष्टि के अनुसार मुझे अपनी दृष्टि को परिमार्जित करना पड़ेगा। इसका नाम है मानव चेतना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये गलत है। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, इस तरीके से हम चलेंगे तो हम मूल्य मूल्यांकन तक समाधान को हम पा लेंगे। इस विधि से, कितनी सुंदर लाइन है, इस विधि से व्यवस्था का समीकरण करने वाली पद्धति को हमें विकसित करना है। तो अभी हम समाज में, परिवार में बहुत सारी व्यवस्था देखते हैं, जैसे शिक्षा संस्कार व्यवस्था, या फिर उत्पादन व्यवस्था, या फिर न्याय व्यवस्था, या फिर विनिमय व्यवस्था, या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था। अब ये जो मेरी जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था का समीकरण का परिभाषा बहुत सुंदर है। समीकरण का अर्थ है एक दूसरे के साथ संयोजित करना। तो जो व्यवस्था में हम एक दूसरे के साथ जीने लगते हैं, तो हम क्या करें, एक दूसरे के साथ व्यवस्था अच्छे से चल रही है कैसे पहचानेंगे? इसकी कोई पद्धति होगी, उस पद्धति को विकसित करना है ना। अभी पूरी राजनीति में यही पद्धति तो विकसित नहीं हो पाई, पूरी शिक्षा में यही पद्धति तो विकसित नहीं हो पाई। सब जगह यही गैप है कि हम व्यवस्था को कैसे पहचाने, क्या पद्धति हो।
तो बाबा जी बोल रहे हैं एक ही पद्धति है, वो है मूल्य मूल्यांकन की। वो कैसे होगी? जब सृष्टि के अनुसार हमारी दृष्टि होगी। और इस तरह जीवन संबंध, जीवन तृप्ति, जीवन लक्ष्य को केंद्र में रखकर, देखिए किसको केंद्र में रखना है? अभी जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो हम कार्य प्रधान हो जाते हैं। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, है ना, पूरा कार्य प्रधान रहते हैं हम लोग। सड़क बनी कि नहीं, बिल्डिंग बनी कि नहीं। जीवन संबंध भी क्या कोई ध्रुव है? तो अगर व्यवस्था है ना, अगर मान लीजिए हम स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे हैं तो वो शरीर को हम ध्यान दें कि जीवन को, जीवन का संबंध, जीवन की तृप्ति, जीवन का लक्ष्य, इसको हम केंद्र में रखते हैं, तभी जाकर व्यवस्था समीकरण करेंगे तो हम सफल हो पाएंगे। काम तो कम ज्यादा होगा ही, पर संबंध कम ज्यादा होता ही नहीं, क्योंकि जीवन निरंतर वस्तु है, इसलिए संबंध निरंतर है। और हम सभी तृप्ति को चाहते हैं। तृप्ति की स्थली जीवन में ही है, सुख में ही है। तो इसको अगर हम केंद्र में रखते हैं तो कोई भी व्यवस्था हो उसमें असफलता है ही नहीं, सफलता ही सफलता है, ये गारंटी है। इसको इस तरीके से चलते हैं तो समाधान हमको निश्चित रूप में हम पाएंगे और जीव चेतना से मानव चेतना में अग्रसर होंगे ही होंगे। तो जीवन तृप्ति को नहीं छोड़ा जा सकता, जीवन लक्ष्य को छोड़कर कुछ सोच नहीं सकते, तो इसको आधार रखना है, ये बाबा जी बता रहे हैं। बढ़िया। जिनका क्वेश्चन था क्या उनको समझ में आ पाया? हेलो। हाँ दीदी। हाँ दीदी जी, समझ में आया, लेकिन मैं कुछ एक लाइन समझा मैं मूल्य और मूल्यांकन को लेके कि मूल्य वो है कि हम सामने वाले की क्षमता को कितना पहचान रहे हैं, और मूल्यांकन वो हुआ कि हम सामने वाले की क्षमताओं के हिसाब से उनको कार्य दे पा रहे हैं। तो ये चीज मैं सही जा रहा हूँ क्या दीदी? अगर हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन का मतलब है विश्वास पूर्वक, है ना, विश्वास करना। अभी कोई करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, हम उसके मुताबिक उसको काम देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम उस पर विश्वास नहीं करते। क्षमता रूप में हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति समान है, वो आत्मबल से चलता है, वो मनोबल से चलता है। तो मूल्यांकन का मतलब है विश्वास पूर्वक, परस्परता में जो भाव है, परस्परता में जो मूल्य है, उसका पहचान होना, प्रयोजनों के अर्थ में आवश्यकता और सार्थकता। तो प्रयोजन के अर्थ में विश्वास पूर्वक मूल्य का जो बहना होता है, उस आधार पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी इकाई का मूल्यांकन हो पाता है। बगैर विश्वास के हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। उसमें मूल्यों का ज्ञान अति आवश्यक है। 30 मूल्य हैं जो अभी सुचित्रा दीदी बताए थे कि मानव मानव संबंध में 9 स्थापित मूल्य होते हैं, 9 शिष्ट मूल्य होते हैं। जीवन में 4 मूल्य होते हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद। मानव में 6 मूल्य होते हैं, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। वस्तु में 2 मूल्य होते हैं, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। इस मूल्य का विस्तृत आपको ज्ञान होने से तब हम कोई भी इकाई को देखते हैं तो विश्वास मूल्य के आधार पर हम मूल्यांकन कर पाते हैं। अभी उसके अध्ययन की आवश्यकता है। ठीक बात है। जी दीदी जी, क्लियर हो गया। थैंक यू दीदी। बढ़िया। तो सही बात है, अभी कार्य के आधार पे ही हम मूल्यांकन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कभी हम किसी को दुखी भी कर देते हैं और कभी हम सुखी भी कर देते हैं। तो सुखी मतलब कि हमेशा के लिए सुखी नहीं करते, कुछ कभी उसी बात के लिए दुखी होता है सामने वाला, कभी उसी बात के लिए सुखी होता है। तो इसको बहुत अगर बारीकी से देखें मतलब,
आवाज कट रही सुचित्रा वो, बहन जी आपकी। ये हाँ बोलिए एक बार, आवाज थोड़ी कट रही थी अभी। अभी आ रही है? अभी ठीक है, हाँ। तो ये मैं एग्जांपल एक और दे रही थी, भैया को तो खैर बहुत सुंदर आप क्लियर कर दी हो, मैं थोड़ा सा व्यवहारिकता से जोड़ रही थी और इसको कि हम क्या करते हैं अभी वर्तमान में कि हम किसी के भाव पक्ष को नहीं देखते हैं कभी भी, क्योंकि उनके हम हमेशा एक्शन को देख करके ही हम हमारा सारा कार्यक्रम हमारा होता है, हम इंटेंशन पे कभी जाते नहीं। और इसके कारण हम सामने वाले को कब आहत पहुंचा देते हैं और कब हमको कोई आहत पहुंचा देता है, इस बात पे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम क्या करते रहते हैं, हम कार्य मतलब कि हम संवेदनशीलता के आधार पे मूल्यांकन करते रहते हैं। मतलब अभी हमको क्या करना है, किसके आधार पे करना है, हमको संज्ञानशीलता के आधार पे। तो जब हम मूल्यांकन करने जाते हैं तो भाव पक्ष को हमको बहुत ध्यान में रखना है, तो ही हम ये जो समीकरण है ना, उसको हम स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से मैं अपने परिवार में देखती हूँ, तो ये जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि परिवार में जैसे कोई खाना बना के लाता ही है, तो कभी अपन बहुत आसानी से बोलते हैं इसमें ये ज्यादा हो गया, उसमें वो कम हो गया, है ना, ये आज ठीक नहीं बना। पर क्या है कि हम डाइनिंग में अक्सर बैठते ही है, तो मैं इस बात पे हमेशा ध्यान दिलाती हूँ कि सामने वाले व्यक्ति किस भाव से इतने मेहनत से बनाया है ना, और हम हमारे लिए लेकर के आए सामने, और सुबह से इस काम काम के लगे हुए लोग हैं, तो हम क्या करते हैं उसका मूल्यांकन मतलब उसके उसके भावों का मूल्यांकन ना करके वो जो वस्तु बना के लाया उस पे हम फोकस हो जाते हैं, और उस आधार पे हम सामने वाले का मूल्यांकन करते हैं, उसको मूल्यांकन बोलते हैं अभी वर्तमान में ना। पर हम वो क्या कर दिए, हम उसका भाव पक्ष का तिरस्कार हो गया, वो हमको दिखता नहीं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो छोटी छोटी गलतियां हमसे होते रहती हैं। तो इसीलिए हमको मूल्यांकन विधि को समझना होगा कि किस बात को बाबा जी बोल रहे हैं, चेतना का विकास किसको बोल रहे हैं। तो ये है प्रिय हित लाभ की दृष्टि से हमको न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि की ओर हमको अग्रसर होना ही होगा, तभी हम मूल्य और मूल्यांकन विधि से व्यवस्था को विकसित कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया पूनम बहन जी, बहुत सुंदर कंप्लीट किए आप। तो आगे का क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप कंप्लीट करना उसको। अ, किनका क्वेश्चन था? शरीर था शायद, शरीर के लिए। जीवन सब जीव मानव में समान है, ये था क्या क्वेश्चन? कि अ, वर्तमान में ही हर, हाँ बताइए। ये इसी वाले पेज में नीचे पे है, वर्तमान में ये सब में जीवन समान है वाला। ये भी भैया का क्वेश्चन है। कौन से भाई का क्वेश्चन है ये? कौशल कमलेश कमलेश भैया, कमलेश भैया पूछिए इसमें। हाँ, 1 मिनट दीजिए, मैं बता रहा हूँ। ये वर्तमान में ही हर वस्तु का अध्ययन होता है। इसी क्रम में वर्तमान में सब में जीवन समान है। जीवन सहज बल और शक्तियाँ समान है। चौथी बात, जीवन का लक्ष्य सभी आदमी सुखी होना चाहते हैं। सबका लक्ष्य सुखी होना ही, यही लाइन। हाँ, तो इन चारों, ठीक है बात है, तो इन चारों बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ये कंप्लीट किए यहाँ तक। तो देखते हैं कहाँ से, जैसे कि यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं अगर हम, कि शरीर क्रिया को बारंबार बदलना ही है, जीवन सतत बना ही रहता है। इसलिए जीवन के आधार पर निर्णय लेने की सद्बुद्धि की आवश्यकता है। जो सदा ही बने रहता है उसके आधार पे ही हम निर्णय ले सकते हैं ना। तो जीवन सब मानव में समान है, जीवन की ताकत समान है। तो जीवन में बल और शक्ति अक्षय है। एक बात तो ये बोल कि जीवन में क्या है कि जीवन सब मानव में समान है, जीवन की ताकत समान है, ये तो बात ठीक है। लेकिन पहली बात ये बोल रहे हैं कि जीवन में बल और शक्ति अक्षय है। ये सही है कि जीवन में कितना भी हम सोचते विचारते हैं, हमारी ताकत और बल कभी खत्म नहीं होता। ये ना कभी खत्म होता है ना घटता है। क्यों नहीं घटता? क्योंकि जीवन परमाणु में परिणाम में कोई परिवर्तन होना नहीं है।
तो इसका बल और शक्ति अक्षय है। ये हो गया पहली बात। दूसरा है, स्थिति में बल प्रमाणित होता है और गति में शक्ति। इसकी गवाही क्या है? मानव अपने को सतत होना सूरी है, होना ही वर्तमान है। तो मानव अभी है कि नहीं है? अभी मानव, अभी हम सब है ही है। तो वर्तमान में हर वस्तु का अध्ययन हो पाता है। अभी मुझे अपने मेरे विचार, मेरे भाव का मूल्यांकन करना है, सपोज, तो मैं वर्तमान में ही कर पाऊंगी। मैं 2 साल पहले क्या थी उसका मैं नहीं मूल्यांकन कर सकती, नहीं आगे में क्या होने वाली हूँ उसका मैं नहीं कर सकती। अभी मैं वर्तमान में हूँ कैसी, तो वर्तमान में ही हर वस्तु का अध्ययन होता है। उसी क्रम में वर्तमान में सब में जीवन समान है, सब में जीवन समान है। वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो सबके पास जीवन है, वैसे ही है जैसे जीवन मेरे पास है वैसी सबके पास गठन पूर्ण परमाणु है। तो सब में जीवन वर्तमान में सबके पास हुए थे, सभी के पास मूल्यों से भरा हुआ जीवन है। जीवन, सहज बल और शक्तियां समान है। सबके पास अक्षय बल अक्षय शक्ति सबके पास समान है। ये तीसरी बात। चौथी बात है, जीवन का लक्ष्य सभी आदमी सुखी होना चाहते हैं, ये भी सबके पास समान ही है। तो सबका लक्ष्य सुखी होना ही है। इन चारों बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस 4 बात को लिखे है, समानता बता रहे हैं कि क्या समान है। इस पे तो और तो कुछ है नहीं इसमें। आपको इसमें और क्या समझना था भैया? ठीक है दीदी, समझ गया। इसमें समझना क्या था? इसमें एक लाइन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था अपने आप में, तो भी थोड़ा ठीक हो रहा है। तो ठीक है। हाँ, कई बार अपन रिपीट पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है। हाँ। बढ़िया, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। दीदी आगे इसमें का क्वेश्चन है, एक मतलब यही वाली लाइन में थोड़ा सा ना मुझे भी डाउट था। तो हाँ वर्तमान हर वस्तु का अध्ययन होता है उसे कहा, तो हम वस्तु को तो भी मतलब ये भी देखते हैं कि वो पहले कैसी थी या बाद में कैसी थी। तो यहाँ पे ये वर्तमान में ही मतलब इससे क्या तात्पर्य है? देखो कि कोई भी वस्तु जो है को लेकर के हम उसका अध्ययन करते हैं, तो है तो वर्तमान में ही होता है, वर्तमान में ही हर वस्तु है। अभी जैसे किसी भी चीज बताओ, जैसे कोई भी वस्तु लेके बताओ आप, वो वर्तमान में है तभी उसका अध्ययन हो पाता है। ये सब सम्मान की बात करूंगी। सम्मान तो है ही है, क्योंकि व्यापक में सम्मान है, तो सम्मान तो ये सम्मान कर पाएंगे हम अभी। अभी हमारा शरीर है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में जो वस्तु है उसका ही अध्ययन होता है। तो वर्तमान में क्या, जी दीदी ठीक है। तो हम इसको इसको देखते पहले हम किसका अध्ययन करें। तो इसमें जीवन का हम बताइए। हाँ नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर मैं रखती हूँ। जीवन, हाँ बस मेरा तो ये है कि अभी है तो वर्तमान में जो है, तो हम तो देखेंगे कि वर्तमान में जीवन को ही हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि जीवन हमेशा ही रहता है। तो जीवन का ही अध्ययन होता है। देखा जाए तो शरीर का तो अध्ययन होता ही नहीं है। जब तक हम है तो जीवन भी है, और नहीं भी है तो जीवन का ही हम अध्ययन करते हैं। तो ऐसा मैं समझी उसको, आप भी अब रख सकते हो उसको। जी, बहुत सुंदर। ये भी बहुत ही एकदम जीने से संबंधित एक जिज्ञासा है, और जो अभी अचल भाई ने पूछी वो मेरा भी मेन फोकस वही था। मुझे लगा उसी के लिए प्रश्न पूछा भी गया है। तो होना ही वर्तमान है, वर्तमान में ही हर वस्तु का अध्ययन होता है। तो हम होना का मतलब अस्तित्व है ना। तो अगर हम पूरे अस्तित्व को देखें तो अस्तित्व में जो वस्तु थी वो ही है, वो ही रहेगी, है ना। तो वो जो हाइड्रोजन शुरू में था वो ही है, वो ही रहेगा। नित्य परंपरा ही परंपरा है। तो अपन ऐसे सोचे कि पहले था अभी नहीं है, तो जो कुछ भी है वो था, है और रहेगा। तो पेड़ पौधे आज हैं तो कल उसमें उसका भ्रूण था। आज मनुष्य है तो कल मनुष्य नहीं था क्या, उसका भ्रूण था। आज हमारे पास है ना तरह तरह के जीव जंतु पक्षी हैं,
पहले नहीं थे, उसका भ्रूण था। तो वर्तमान मतलब वर्तमान में ही हर वस्तु का अध्ययन होता है। इसका मतलब आज जो चीजें हमको फिजिकल वर्ल्ड में दिख रही है उसका भ्रूण पहले था ही, तो उस वक्त भी अध्ययन वर्तमान में था ही। वर्तमान मतलब नित्य वर्तते रहना, हमेशा प्रेजेंट में, परंपरा दर परंपरा। तो आज हम देखें कि जैसे पेड़ पौधे हैं तो हमेशा उसकी परंपरा बनी हुई है, तो हर वर्तमान में, हर प्रेजेंट में हर बच्चा उसको अध्ययन कर सकता है। हम फिजिकल वर्ल्ड में देखें, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, वो है ही, हर वर्तमान में है, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो जब भी कोई बच्चा उसको पढ़ेगा वो वर्तमान में ही समझता है। हम सोचें कि मैं 10 साल पीछे जाके उसको समझ जाऊं, ऐसा होगा नहीं। एट प्रेजेंट वो सारी वस्तुएं अस्तित्व में है ही, धरती में है ही। एट प्रेजेंट जो भी बच्चा जन्म लेता है वो एट प्रेजेंट उसको समझ सकता है। इतनी सुंदर व्यवस्था अस्तित्व में है। क्यों है ये व्यवस्था? क्योंकि हर वस्तु की परंपरा है, हर वस्तु का निश्चित आचरण है, वो ही परंपरा रूप में जाता है। इसलिए कोई चीज चला गया, अब मैं नहीं कर सकती, ऐसी कोई बात ही नहीं है अस्तित्व में। अस्तित्व नित्य वर्तमान है, इसीलिए बोलते हैं ना, जहां खड़े हो वहीं से लाइन आपकी शुरू हो गई। तो एट प्रेजेंट आप जहां हैं, अस्तित्व में सभी चीजें आपके पास हैं, समझने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए, जीने के लिए, सुखी होने के लिए। इसीलिए भूत की पीड़ा की कोई जरूरत नहीं, भविष्य की चिंता की कोई जरूरत नहीं। जब भविष्य में जियोगे तो भी वर्तमान ही रहेगा, तभी जी पाओगे। अभी सोच सोच के भविष्य में जी नहीं सकते, भूत में जा नहीं सकते, तो उसकी चिंता और पीड़ा दोनों से मुक्ति की बात यहाँ पे बाबा जी बोल रहे हैं। और वर्तमान की बहुत सुंदर परिभाषा है, सह अस्तित्व सहज वैभव में विश्वास। तो वर्तमान में हम सभी जीना चाहते हैं, भूत की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, भविष्य की चिंता से मुक्ति चाहते, पर वर्तमान में जी ही नहीं पाते। वर्तमान में बच्चे सामने हैं, हस्बैंड सामने हैं, भाई बहन सामने हैं, पूरी धरती सामने है, पर हमें कोई पुरानी चिंता या है ना पुरानी पीड़ा ही घेरे रहती है। तो वर्तमान में अगर आज हम जीना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? सह अस्तित्व सहज वैभव में विश्वास, है ना। ये व्यापार और इकाई साथ साथ है, इस साथ साथ है तो निरंतर ज्ञान मेरे पास है। मैं कोई भी इकाई को देखती हूँ उससे पहले मुझे ज्ञान दिखता है, ऊर्जा दिखती है। तो इस सहस्तित्व में जब हमें विश्वास होगा अध्ययन विधि से, तब जाकर हम बोलेंगे कि हाँ, वर्तमान, मैं नित्य वर्तमान में रहता हूँ, है ना, हमेशा मैं जीता हूँ। तो जीना ही वर्तमान है, और सहस्तित्व पूर्वक इस वैभव में हमें विश्वास होता है, उसके प्रमाण में विश्वास होता है, तब हम वर्तमान में जीते। नहीं तो हम वर्तमान में भी भूत में ही हैं या भविष्य में हैं, है ना। तो वर्तमान का ये मतलब है परंपरा दर परंपरा, इस पर विश्वास होना। जी दीदी, ये अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन विद्या का धारक हक जी, वो जी पेज नंबर 36 में है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही, फिर से सुचित्रा बहन जी। हेलो जी जी दीदी, एक बार और थोड़ा सा बोलिए आप, तब समझ में आएगा। पेज नंबर 36 में क्वेश्चन है एक और, है ना। उसके पहले तो किसी का नहीं है ना? नहीं, आप पढ़िए। तो नहीं है। हाँ, 26 में है ये कि जीवन विद्या, है ना, विद्या का धारक वाहक जीवन है। विद्या के स्वरूप को 3 भाग होता है, विद्या, विद्वता। तो शायद किसी भाई को समझना है, क्वेश्चन है इसमें, तो इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ। इसके लिए है कि जीवन को समझना, जिसका नाम है जीवन विद्या। तो हम सब जीवन को समझने के लिए ही हम
जीवन विद्या करते हैं कि अभी तक तो हम शरीर को समझे हुए हैं, तो जीवन को समझने के लिए जीवन विद्या है। तो इसका धारक वाहक कौन है? तो जीवन है। तो विद्या को स्वरूप को 3 भाग में होता है, ये बाबा जी लिखे हैं, विद्या, विद्वता और विद्वान। तो विद्या क्या है? जीवन को समझने वाला ज्ञान, सहअस्तित्व, है ना, इसको समझना, ये विद्या है। तो इस विद्या को समझने के लिए हमको, अगर मान लो इसको मैं चाहता हूँ, आपको ये है सहअस्तित्व में जीवन अविभाज्य है, सहअस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य है। तो बता क्या दीदी है आवाज जो क्लियर नहीं आ रहा है, समझदार। कट रहा है। एक मिनट, हेलो, अरे हेलो, हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही दीदी। मैं आपको रख सकती हूँ। अब जा रही है क्या? फिर से बोलिए। आपने कट रही है, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? थोड़ी कट रही है सुचित्रा बहन जी आवाज। हेलो, हाँ अभी ठीक आ रही है। हाँ पूनम बहन जी, अभी हाँ ठीक हाँ हुई? हाँ बोलिए एक बार। कटेगा तो आप फिर कर सकते हैं। मतलब आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अभी कैसे आ रहा है? हाँ बोलिए एक बार। अभी भी आ रहा है? अभी हाँ, थोड़ी सी ठीक है। अभी पढ़ती हूँ, देखना आवाज ठीक है, देखती हूँ, लगेगा तो तीसरा कट ही ठीक आ रहा रही है। है आवाज। नहीं कट रही है। ओह, तो ठीक है, आप इसको रख दो फिर, एक मिनट। देखो अभी अच्छी आई है, अभी ठीक जो है, अभी बोल रहे कैसे आ हो रही है? अभी ठीक आ रही है, बढ़िया। अच्छा, ठीक है, देखना कटेगा और देना। फिर से कट रही है। तो इसमें कट रही है तो हाँ कट रही है ठीक है, सुचित्रा मैं बहन जी। इसको देखो, आप तो पूरी तो एक आवाज देंगे। तो हेलो, हाँ अभी कैसी है? अभी एकदम बढ़िया है। ठीक है। हाँ होता है कोई बात ठीक है, नहीं। देखते हैं कटेगा तो फिर। अब हाँ, ठीक है, अभी आवाज तो, आवाज ठीक है ना, क्लियर है? एकदम बढ़िया आ रही है देखो। ठीक है भैया। तो इसमें विद्या के स्वरूप को 3 भाग होता है, विद्या, विद्वता, विद्वान। विद्या क्या है? तो पूर्ण सत्व विद्या स्रोत है, ये वह विद्या हम समझ रहे हैं। सहअस्तित्व में ही विद्या, सहअस्तित्व में ही क्या है? दीदी होता आवाज जो स्पष्ट नहीं संसारी आ रही होता है। है। दीदी जी आवाज ओ, स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है ना, एक मिनट सुन जी, आप रखिए हाँ बहन जी। इधर से, बताओ एक बार, आवाज हो रही है। इसको मैं रख दूं सुचित्रा बहन जी? हेलो, हेलो। हाँ तो हाँ थोड़ा सा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं बता, विद्या के स्वरूप में होता है विद्या, विद्वता और विद्वान। तो इस पर एक प्रश्न है
तो विद्या, जैसा आप लोग आगे भी पढ़े होंगे कि विद्या मतलब संपूर्ण सहअस्तित्व ही विद्या है। पर विद्या का मतलब क्या है? तो हम विद्या को देख रहे हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, है ना, इसको हम कह रहे हैं विद्या। तो सहअस्तित्व है तो, पर स्वीकार कहाँ हो पा रहा है? तो इसमें दो भाग होते हैं, एक है जीवन विद्या और दूसरा है वस्तु विद्या। हाँ, एक तो जीवन को हम समझते हैं जिसको हम कहते हैं जीवन ज्ञान, दूसरा है भौतिक रासायनिक वस्तु, एक गठनपूर्ण परमाणु है जिसको हम कह रहे हैं जीवन ज्ञान, ये विद्या की एक वस्तु है। दूसरे क्या है? जो गठनशील परमाणु है, मतलब भौतिक और रासायनिक क्रियाएं भी पूरी धरती में हो रही हैं। जब हम कोई उत्पादन करते हैं तो उसमें भी वस्तु का विद्या है। तो हम बच्चों को, हम स्वयं को, ये दोनों ज्ञान में पारंगत होना ही विद्या है। वस्तु ज्ञान, वस्तु विद्या और जीवन विद्या। तो मुख्य रूप से विद्या को इस रूप में बाबा जी बता रहे हैं। और विद्यार्थी कौन है? तो विद्यार्थी हम लोग हैं, है ना, मनुष्य है। विद्या संपन्न होने के लिए जो भी इच्छुक मानव है उनको हम विद्यार्थी कह रहे हैं। तो विद्यार्थी विद्या में संपन्न होता है। कौन सी विद्या? जीवन विद्या, जीवन ज्ञान और वस्तु विद्या, ये दोनों की बात है। और ये इसकी स्वीकृति होना, ये है मुख्य रूप से विद्या, इसकी हमको स्वीकृति हो जाए। अब ये स्वीकृति होने से जीवन में क्या होता है भाई? तो बोल रहे हैं कि वो विद्वान हो जाता है ना, मनुष्य विद्वान हो जाता है। तो विद्वान का क्या मतलब है? तो कोई भी वस्तु जो जैसा है उसको वैसा समझने से हम ज्ञान संपन्न हो जाते हैं, है ना, हम विवेक संपन्न हो जाते हैं, हम विज्ञान संपन्न हो जाते हैं। और ये सब संपन्नता का हम प्रमाण देते हैं। ये जो हम प्रमाण देते हैं, ये विद्वान होने का एक गवाही है। प्रमाण रूप में क्या चीज का? विवेक संपन्न मतलब लक्ष्य का पता है, विज्ञान संपन्न मतलब दिशा का भी पता है, ज्ञान संपन्न है ना, मतलब वस्तु विद्या और जीवन विद्या, इन दोनों में संपन्नता है। तो इस तरीके से विद्वान की एक पहचान है। दूसरा विद्वान में जो बाबा जी बता रहे हैं कि मानवीयता पूर्ण आचरण सहित। तो मानवीयता पूर्ण आचरण क्या चीज है? इसमें तीन भाग है, एक है मूल्य, दूसरा है चरित्र और तीसरा है नैतिकता। तो हर मनुष्य इन 30 मूल्य के आधार पर ही मूल्यांकन करता है, जीता है। दूसरा है चरित्र, मतलब स्वधन पूर्वक जीता है, शोषण पूर्वक नहीं। स्व नारी स्व पुरुष पूर्वक जीता है, पर नारी पर पुरुष की सपने में भी इच्छा नहीं है। तीसरा, तन मन धन को, है ना, उसका दुरुपयोग नहीं करता है, उसका सदुपयोग और सुरक्षा करता है। ये है मानवीयता पूर्ण आचरण। तो जो विद्वान व्यक्ति है उसका क्या प्रमाण है जीने में? वो विद्या भी समझ लिया, वो विद्वान है, उसका क्या प्रमाण है? वो मानव की तरह आचरण करता है, मूल्य चरित्र और नैतिकता में जीता है, तन मन धन के सदुपयोग सुरक्षा के साथ। तो इस तरीके से जो परस्परता में मनुष्य जीता है, वहां पे सम और विषम इसका स्थिति नहीं है, मध्यस्थता का स्थिति है। वो विद्वान मनुष्य परंपरा बनाए रखने के लिए उसका आचरण होता है। तो वो जो अपनी आगे की पीढ़ी को देता है, उसको आगे की पीढ़ी नकारती नहीं, उस भाषा को, उस जीवन शैली को, उस भाव को सहज रूप में स्वीकारती है। वो है विद्वान होने का एक प्रमाण। तो विद्या हो गई, विद्यार्थी हो गए, विद्वान हो गया। अब क्या बच गया? विद्वता। जो समझदारी होता है वो जीवन में होता है। तो विद्वता क्या हो गई? तो सहअस्तित्व के प्रति स्वीकृति हो गई। जीवन विद्या, वस्तु विद्या को समझ गए, है ना। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है। अभी आदर्शवाद ने कोई आत्मा नाम की चीज बोली है, वस्तु विद्या को नकार दिया है, लगभग वहां पर उतना है नहीं। विज्ञान ने वस्तु विद्या को ज्यादा प्रमोट किया है, आत्मा नाम की चीज को उतना एंटरटेन नहीं किया है। और मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी ने ये दोनों बातों को पहचाना है कि जीवन विद्या भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और शरीर जो है वो है वस्तु, भौतिक रासायनिक वस्तु, तो वस्तु विद्या भी
उतना ही आवश्यक है। तो विद्वता मतलब जो जीवन में होता है, तो जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, संपन्नता, ये है विद्वता। ज्ञान, विवेक, विज्ञान, इन सूत्रों को समझ जाना और जीने में ले आना, ये है विद्वता। तो इन तीनों के संयुक्त रूप में मनुष्य, एक समझदार मनुष्य, एक जागृत मनुष्य पहचान में आता है। यही समझने वाली वस्तु है और जीने वाली वस्तु है। तो मुख्य बात जो इसमें है प्रमाण, कि विद्वान होने का कोई प्रमाण होगा कि नहीं होगा। अभी कितने लोग हैं आस्था चैनल में और पूरे दुनिया में विद्वान बताते हैं, विद्वान का कोई प्रमाण होगा। अच्छा, कितना समझे? समझने की वस्तु चार ही है, मानव में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था और अस्तित्व में व्यवस्था, है ना। तो विद्या समझने की वस्तु ज्यादा नहीं, जीने की वस्तु ज्यादा नहीं, और सुख पूर्वक निरंतर जी सकते हैं। इस बात को बाबा जी यहाँ पर बता रहे हैं। क्या स्पष्ट हो पाया दीदी? हाँ, जिनका प्रश्न दीदी? था क्या उनको स्पष्ट हो पाया? जी दीदी जी, धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया जी जी, मधु दीदी बोलिए। हाँ, मुझे ये कहना था, ये जो जैसे चार व्यवस्था समझने की वस्तु है, उसमें जो परिवार व्यवस्था है और एक आपने जो अभी बताया संबंध में मध्यस्थता वाला भाग, जो संबंधों में भी सम विषम से अलग मध्यस्थता, तो वो कोई एग्जाम्पल लाइफ जैसे व्यवहारिक का कुछ ऐसे और अच्छे से क्लियर हुए थोड़ा, मतलब। हाँ, जैसे हम लोग जब विद्यालय खोले तो बाबा जी ने हम लोग सबको बोला कि बेटा जी करके बुलाना है। अच्छा, मतलब इतना वो हम सब बैठे हुए थे और छोटी की बात है, और अभी तक हम मतलब एक क्षण के पहले हम सब एक दूसरे को नाम से बुलाते थे। अरे सुचित्रा, है ना, अनामिका, है ना, अनामिका जी, सुचित्रा जी, ज्यादा से ज्यादा जी लगा देते थे, है ना। और हम अपने हस्बैंड को तो, है ना, वो सभी है एजी ओजी, और ऐसे ही हस्बैंड भी वाइफ को बोलते हैं, और बच्चों को तो बिल्कुल नाम से बुलाते हैं और तू करके ही बुलाएंगे। ये हमारी स्थिति थी, है ना। और हम अध्ययन कर रहे हैं मानव चेतना में जाने का, और वो बच्चों को हम सिखाएंगे, ऐसा बात कर रहे हैं। तो बाबा जी ने मध्यस्थ भाषा, है ना, मतलब मानव भाषा को हमको सिखाया। तो बोले पत्थर को नाम से बुलाते हैं, आप मनुष्य को के साथ जीने जा रहे हो, उसको नाम से बुलाओगे क्या? तो संबोधन होता है, संबंध को बुलाया जाता है, वो है मानवीयता। तो ये मानव भाषा में पता चली। तो बोले कि अच्छा बाबा जी, तो ये बताइए बच्चे हमें क्या बुलाएंगे? तो बोले पहले हमें, बोले तुम ही सोचो। तो हम लोग कोई आचार्य सोचे, कोई सोचे बुआ जी, कोई दीदी जी, कोई बहन जी। फिर बाबा जी के पास लेके गए तो बोले अध्यापक जी, अध्यापिका जी, जो अध्ययन कराते हैं वो अध्यापक जी, और जो अध्ययन कराते हैं वो अध्यापिका जी। अच्छा, सही में हर मानव एक के सहज रूप में सबको स्वीकार हुआ। फिर अच्छा, ये तो हो गया, अब हम आपस में कैसे बुलाएं बाबा जी? बच्चों के सामने हमें जाना है। तो बोले तुम्हारा क्या संबंध है, भाई बहन हो ना, तो और क्या बोलोगे? बिल्कुल सही बात है। तो ये मध्यस्थता है। अब ये जो हम शुरू करें, ये सबको स्वीकार हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चों को भी स्वीकार हो गया, वो भी आपस में भाई जी बहन जी कहना शुरू कर दिए। फिर सबसे मुश्किल था, पति पत्नी आपस में क्या बुलाए ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तो अभी तो सब एक दूसरे को नाम से या ऐसे बुलाते थे। तो बोले श्रीमान जी, श्रीमती जी, ये बोलना है ना, ये मानव होने का मध्यस्थता है। तो हमने देखा ये भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में जिन्होंने जीवन विद्या नहीं भी की है, सबको सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है। तो ये मध्यस्थता बन गई भाई भाषा में, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको स्वीकार कर रहे हैं, है ना। एक तो ये बात, दूसरा भाव का बात, जैसे हम बच्चों को कोई मारता ही नहीं है, लाठी उठाना, पैर दिखाना, छड़ी उठाना, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये बच्चों को हम समझाते ही हैं, बार बार समझाते हैं, जोर से समझाते हैं, धीरे से समझाते हैं, पर समझाते ही हैं। ये भी जो भावपूर्वक अभिव्यक्ति है, ये भी परंपरा दर परंपरा सबको स्वीकार हुई,
ये दो मध्यस्थता के अभी छोटे उदाहरण मैं भी अभी दे रही हूँ। ऐसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आगे हम विस्तार में इसको बात कर पाएंगे। जी दीदी, बहुत बढ़िया। जी, आगे सुचित्रा दीदी, आपका नेटवर्क ठीक हो गया होगा, लीजिए। अभी पता नहीं कितना ठीक हुआ है पूनम बहन जी, अभी कैसे आ रहा देखो आवाज। अभी भी हल्का सा कट रहा है, पर पहले से बेटर है। इसमें कंटिन्यू करो, अभी की क्वेश्चन टाइम भी हो गया है, तो बढ़िया कर रहे हो, सुंदर बढ़िया लगता है। देखो मेरा काम भी है। आपके ना मोबाइल में गिटार बज रहा है, पता है, टिंग 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 करके एकदम सुंदर गिटार बज रहा है। संगीत है। ठीक है, तो हम आगे का लेते हैं प्रश्न। हाँ, आगे का प्रश्न जो था बता देती हूँ मैं। अस्तित्व सहज रूप में, सहअस्तित्व, सहअस्तित्व सहज रूप में, विकास, विकास सहज है जीवन, जीवन सहज है जागृति, इसके लिए सहअस्तित्व दृश्य एवं जीवन देखता है। पेज नंबर 27 जी, फर्स्ट पैराग्राफ। अब आ जाए क्या? हाँ, अभी तो बढ़िया आ रही थी, अब समझाओ ना थोड़ा। अरे अच्छा, देखती हूँ फिर कोशिश करती हूँ, है ना। इसमें बाबा जी सहअस्तित्व की महिमा के बारे में ही बता रहे हैं कि क्या है। तो समझते हैं तो इसमें लिखा है कि सहअस्तित्व ही दृश्य एवं जीवन ही दृष्टा है। तो यहाँ से अगर अपन उल्टा चलते हैं तो देखने वाला कौन है? तो जीवन है। तो जीवन है ना, तो सहअस्तित्व ही दृश्य है, दृश्य। तो जीवन किसको देखेगा? सहअस्तित्व को ही देखेगा। तो जो दृष्टा है वो जीवन है। जीवन, अगर हम उल्टा चल रहे हैं अभी ना समझने के लिए इसको, तो दृष्टा के पद पे कौन है? जीवन है। तो जीवन किसको देख के समझेगा? सहअस्तित्व को। ठीक है, फिर इसके अगर आगे चलते हैं तो जीवन, जागृति किस में आएगी? तो जीवन में आएगी। तो जागृति, जागृत जीवन जो है वो किसको, जागृत जीवन कैसे हुआ? तो विकास से। इस तरह से उल्टा अगर चल के समझते जाएंगे तो हम उसको समझते ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो विकास का मतलब क्या है? परमाणु में विकास। परमाणु में विकास है मतलब, परमाणु में विकास मतलब क्या हो गया? वो जीवन हो गया। तो जीवन, विकास सहज है जीवन, तो विकास हुआ तभी तो जीवन है, ऐसा वो लाइन है। फिर आगे बढ़ते हैं तो विकास जो है वो है परमाणु में विकास, तो जीवन आ गया। तो जीवन जो है वो कहाँ, जीवन विधि आवाज नहीं आ रहा दीदी। सुचित्रा बहन जी, आपका गिटार फिर से बजने लग रहा है। हाँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ बातों में पा रही बिंग है बीच आवाज। में, अच्छी बात में अच्छी म्यूजिक बीच में चलने लग रही है। सुचित्रा बहन जी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ पा रही है अभी तो। आपको स्विच में नेटवर्क अभी आप नहीं, नियति नेटवर्क, आप उसको बोलिए। नहीं, नियति विधि से बोले, दोनों बहुत बोरिंग बात कर रहे हैं, थोड़ी गिटार होना ही चाहिए। तो वो स्ट्रिंग जैसे पता है अच्छा एकदम बज रहा था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसको मेरे रख गिटार लेते बजता हैं। है क्या? हाँ, ठीक है, थोड़ी देर आप ठीक है, बोलते हो ठीक फिर है। गिटार बजने लगता है। ठीक है। ठीक है, हाँ बताइए। जी, जी। तो ये वैसे आपने बहुत अच्छा रखा, अस्तित्व सहज है सहअस्तित्व।
तो अस्तित्व को हम सहज रूप में देखते हैं कि अस्तित्व कैसा है, सह अस्तित्व रूप में। मतलब अस्तित्व में कोई किसी को चला नहीं रहा है, कोई किसी को घटा नहीं रहा है, कोई किसी को दुख नहीं देता है, ये सारी व्यवस्था स्वयं स्फूर्त चल रही है। तो अस्तित्व सहज रूप से कैसा है, सह अस्तित्व के रूप में। तो सह अस्तित्व कैसा है उसके बाद उसको बता रहे हैं। तो अस्तित्व कैसा है, सह अस्तित्व व्यापक और इकाई साथ साथ है, डूबी भीगी घिरी हुई है, निर्विरोध रूप में है, संपृक्त है। अब ये सह अस्तित्व कैसा है, तो सह अस्तित्व में हम पूरे विकास क्रम को देखते हैं। भूखा परमाणु, अजीर्ण परमाणु, पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, ये गठनशील परमाणु में पूरी क्रिएटिविटी, पूरे शोध होने के बाद अस्तित्व में जो सह अस्तित्व सहज एक स्थिति पहुंची वो है जीवन, जिसको कह रहे हैं विकास। विकास मतलब जीवन, एक ऐसी स्थिति जहां अब कोई परिवर्तन नहीं है, तृप्ति है, पूर्णता है। अब ये विकास कैसा है, जीवन कैसा है, तो ये कह रहे हैं विकास सहज है जीवन और जीवन सहज है जागृति। तो जीवन में सह अस्तित्व कैसा है, जागृति के रूप में। जीवन ज्ञान संपन्नता, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान संपन्नता और अस्तित्व दर्शन ज्ञान संपन्नता, इस रूप में जीवन जागृति है। तो इसी बात को, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। आप लोग, आप कमलेश भैया एंड फैमिली बढ़िया बढ़िया खोज खोज के प्रश्न निकाल रहे हो। तो इसमें पूरे सहअस्तित्व का पूरा ही अस्तित्व एक छोटे से सूत्र में बाबा जी ने बताया है। बढ़िया दीदी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसके आगे एक प्रश्न और आया है, जीवन अपनी तृप्ति के लिए, है ना, ये वाला हो गया था कि आवश्यकता है इस पे बात करने की। जीवन अपनी तृप्ति के लिए सब कर दिए थे शायद पूनम में। हाँ, ये वाला आपने लिखित में भेजा था कि जीवन अपनी तृप्ति के लिए जहाँ जिज्ञासु होता है उसके लिए ही वह सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता समझता है। इसमें आपने बहुत सुंदर व्यक्त कर दिया था, जो मुझे एक बात ध्यान दिलाने की लग रही थी, उसको मैं बस ध्यान दिला रही हूँ कि जीवन अपनी तृप्ति के लिए जब काम करता है तभी जिज्ञासा होती है ना। मैं तृप्ति चाहती हूँ, मैं अपना तृप्ति चाहता हूँ। क्या मैं वाकई में तृप्ति के लिए सुबह उठता हूँ, शाम को सोता हूँ, हर काम को करता हूँ, हर व्यवहार को करता हूँ? क्या मेरा लक्ष्य तृप्ति है? जब तक जीवन तृप्ति के लिए या जीवन तृप्ति मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं है, तब तक जिज्ञासा नहीं आएगी। और वहां से जिज्ञासा शुरू होती है जहां से मुझे तृप्त होना है। अब कोई दिखावा नहीं है, मैं किसी पहचान के लिए कोई नहीं कर रहा, ना मैं किसी को दिखावे के लिए कर रहा, ना मैं किसी के कंपटीशन के लिए कर रहा। अभी अगर ठीक ठीक से देखेंगे, अच्छे से अपने को देखेंगे, ज़्यादातर काम पहचान के लिए है, यश के लिए, ज़्यादातर काम दिखावे के लिए है, ज़्यादातर काम कंपटीशन के लिए। अगर ठीक से देखेंगे तो जब इसको मैंने अपने में पहचाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ करना है, ना मुझे कुछ चाहिए, मुझे बस तृप्त होना है, बस तृप्त होना है। ऐसी एक स्थिति मेरी भी आई थी, ऐसी एक स्थिति हर व्यक्ति की आती है। बस अब और कुछ नहीं, बस तृप्ति, बस मैं तृप्त हो जाऊं, पूर्ण तृप्त हो जाऊं। वहां से जिज्ञासा आती। जिज्ञासा का मतलब जीने के लिए प्रश्न उठता है ना। जीने के लिए मैं कैसे जीऊं, निरंतर सुख के लिए, हर क्षण के लिए मैं जी नहीं पा रही हूँ, इसकी पीड़ा होती है। वहां से सत्यता, यथार्थता और वास्तविकता ये समझना शुरू होता है। तो मुझे इस प्रश्न पर बस इतना ही ध्यान दिलाना था कि जीवन तृप्ति की ओर कितना हमारा ध्यान बना हुआ है। इस पर ध्यान बने रहेगा तो नेचुरली अपन सत्यता की ओर उसको पहचानेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, ये होता ही है।
ठीक है जी। दीदी तीनों में डिफरेंस है या ये दोनों तीनों सेम ही है, सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता? इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दीदी, है ना। जैसे अगर हम सत्यता को लें, है ना, सत्यता, तो जहां पर भी ता आता है मैंने बताया है कि किसी निरंतरता की बात है। तो सत्यता मतलब है वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य, है ना। अस्तित्व की जो मौलिकता है, अस्तित्व अपनी मौलिकता से अभिव्यक्त हो रहा है ना। अस्तित्व भी बोलता है, अस्तित्व भी अभिव्यक्त होता है। वो किस रूप में? वस्तु स्थिति और वस्तुगत रूप, सत्य के रूप में। ये हालांकि एक लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग कल शुरू करते हैं, है ना। सत्यता, यथार्थता और वास्तविकता, ठीक है ना। ये इसमें स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, इस पर एक लंबी बात होगी। ठीक है दीदी? ठीक है दीदी। ठीक है, बहुत बढ़िया जिज्ञासा हो रही है सबकी। जी मधु दीदी। दीदी ये जो ये मेरा भी एक क्वेश्चन था। दीदी बोलूं? हाँ जी। ये जो पेज 26 में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी, ये चार जो थोड़ा सा इस पे व्याख्या करते हैं। अब कल करेंगे इस पे दीदी, कल, है ना, हाँ। समय हो गया ओ है। अच्छा, है ना, मैं बहुत देख ही नहीं बढ़िया, समय, सॉरी। ठीक है ना, आप कल करेंगे, है ना। जी। कल करेंगे। तो आप लोग जिनके भी और भी प्रश्न रह गए हैं वो व्हाट्सएप कर दीजिए, और आगे के 5 पेज 4 बार पढ़ेंगे, परिभाषा संहिता साथ में रखेंगे। जी ठीक है, इस तरह से अध्ययन करिए और मानव चेतना तक पहुंचिए। तो जी। सभी को खूब खूब बधाई। बहुत अच्छे प्रश्न हो रहे हैं, जीने से जुड़े प्रश्न हो रहे हैं। इस पर बहुत ज्यादा तार्किक बात नहीं है, पर व्यवहारिक बात है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ सभी से। ठीक है, नमस्ते सभी को। सुचित्रा बहन जी कुछ बोलना चाहेंगे? बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं सबके। बहुत अच्छा पूनम बहन जी, बढ़िया। सबको आप नमस्ते। लोगों का क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत कर दी। उपकार, आप दोनों का बहुत उपकार है। हम लोग कृतज्ञ हैं, आप लोगों का साथ मिला और हम आगे बाबा बढ़े। जी, ये सब बाबा जी कर रहे हैं, मधु दीदी, सब बाबा जी का ही है। तो पूरा कृतज्ञता बाबा जी के लिए हाँ, और पूरी वो तो मानव है। जाति के लिए। ठीक बात है। जी, ठीक है, धन्यवाद सभी को ठीक है, नमस्ते। सभी को बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, सभी को नमस्ते।